नमस्कार रेल साथियों, स्वागत है आप लोग का अपने इस यूट्यूब चैनल रेलवे ज्ञान में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे राजभाषा हिंदी से क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आप लोग को इस चैनल पे ऐसा वीडियो आते रहेगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। भारत संघ की राजभाषा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि में हिंदी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संसद में संविधान का भाग 17 किस तारीख को पारित हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को संसद में संविधान का भाग 17 पारित हुआ था। इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ? तो दोस्तों राजभाषा अधिनियम 10 मई 1963 को पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फोर्थ नंबर। राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ? तो राजभाषा अधिनियम 1967 में संशोधित किया गया था। इसे आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। राजभाषा नियम के अधीन वर्गीकृत 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो दोस्तों राजभाषा नियम के अधीन वर्गीकृत 3 क्षेत्र क, ख व ग क्षेत्र। ठीक है। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हर साल हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7th नंबर देखेंगे दोस्तों। राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान व निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है? तो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह क क्षेत्र में आता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8वां नंबर। ख क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत क्षेत्र का कौन कौन सा है? तो दोस्तों ख क्षेत्र के अंतर्गत गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब तथा चंडीगढ़, दमन व दीव तथा दादर और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र। तो ये जो है ख क्षेत्र यानी बी रेगन में आते हैं। इसके बाद 9th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा इंग्लिश है। इसे आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हिंदीतर भाषी क्षेत्रों के निवासियों को दिए गए आश्वासनों को कानूनी रूप देने के लिए पारित अधिनियम क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राजभाषा संशोधित अधिनियम 1967। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 11th नंबर देखेंगे। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब से प्रवृत्त हुई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1965 को राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) प्रवृत्त हुई है। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 किससे संबंधित है? तो दोस्तों राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 संसदीय राजभाषा समिति के गठन से संबंधित है। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों ये जो क्वेश्चन आप लोगों को कराया जा रहा है, ये क्वेश्चन छांट करके एक जगह इकट्ठा करके आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो दोस्तों इस जितना भी क्वेश्चन कराया जा रहा है ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यदि आप कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हों, चाहे डिपार्टमेंटल हो चाहे ओपन में हो,
उसमें अगर राजभाषा हिंदी से क्वेश्चन आता है तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 से 351 संविधान के किस भाग में है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भाग 17। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखेंगे दोस्तों। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 का संबंध किसके साथ है? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय के निर्णयों में हिंदी या अन्य राजभाषा के वैकल्पिक प्रयोग से संबंधित है। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 6 व 7 किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जम्मू व कश्मीर। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। किन किन राज्यों में उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश व बिहार को जो है उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है। 2 स्टेट हैं। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फिलहाल संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? तो दोस्तों 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं के नाम बताएं। तो दोस्तों 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। पहला है असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। किसी कार्यालय को अधिसूचित करने से संबंधित प्रावधान कहाँ उपलब्ध है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राजभाषा नियम 1976 के उप नियम 10(4) से संबंधित है। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संविधान के भाग 5 में राजभाषा नीति संबंधी उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 120। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। संविधान के 8वीं अनुसूची संबंधी प्रावधान उपलब्ध अनुच्छेद का नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 344 का 1 एंड 351। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित था? तो दोस्तों 1965 के बाद भी हिंदी के साथ अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने का प्रावधान करने के लिए राजभाषा अधिनियम 1963 पारित हुआ था। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। राजभाषा नियम कब पारित हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1976 में। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संविधान के 17वें भाग में कितने अनुच्छेद हैं? तो दोस्तों संविधान के भाग 17 में 9 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर देखेंगे। अनुच्छेद 344 के अनुसरण में राजभाषा आयोग की नियुक्ति कब हुई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 1955 में। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बीजी खेर यानी बाल गंगाधर खेर। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जीबी पंत यानी गोविंद बल्लभ पंत। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संविधान के अनुसार सांविधिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विधि मंत्रालय। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1965 तक संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए कौन सी भाषा मुख्य राजभाषा थी तथा कौन सी भाषा सहायक राजभाषा? तो दोस्तों 1965 तक अंग्रेजी मुख्य राजभाषा
तथा हिंदी सहायक राजभाषा थी। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पार्ट 6 में कौन सा अनुच्छेद है? तो दोस्तों पार्ट 6 में 210 आर्टिकल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर देखेंगे, वर्ष 1973 में गठित पहली रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री ललित नारायण मिश्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर, वर्ष 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तत्कालीन गृह मंत्री श्री ओम मेहता जी थे। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी समिति प्रतिवेदन का मसौदा तैयार करती है? तो दोस्तों इसका आंसर होता है संसदीय राजभाषा समिति के आलेख एवं साक्ष्य उप समिति। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति के 1952 के आदेशों के अनुपालन के लिए रेलवे बोर्ड में किस वर्ष हिंदी सहायक के एक पद का सृजन हुआ था? तो दोस्तों वर्ष 1952 में रेलवे बोर्ड की सामान्य शाखा में। इसके बाद अगला क्वेश्चन 35 नंबर देखेंगे, रेलवे बजट का हिंदी अनुवाद सबसे पहले कब तैयार हुआ था तथा उस समय रेलवे मंत्री कौन थे? तो दोस्तों वर्ष 1956 में जो है रेलवे बजट का हिंदी अनुवाद सबसे पहले तैयार हुआ था और उस समय रेलवे मंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी थे। इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, रेलवे बोर्ड में हिंदी संसद अनुभाग का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1960 में। इसके बाद 37 नंबर देखेंगे, क क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो दोस्तों क क्षेत्र के अंतर्गत बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, गौ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क और ख क्षेत्र में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गोवा, जम्मू और कश्मीर, असम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, पांडिचेरी। दोस्तों क और ख क्षेत्र में से छोड़कर बाकी ये जो हैं गौ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रेल मंत्रालय का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति करती है? तो दोस्तों इसका आंसर होता है दूसरी उप समिति। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी में कार्यालयीन काम करने के व्यक्तिगत प्रयासों को प्रोत्साहित करने हेतु रेलवे बोर्ड द्वारा लागू की गई योजना क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना। इसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ परीक्षाएं पास करने पर मिलने वाली पुरस्कार राशि। तो दोस्तों प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ पास करने वाली जो है 70 या उससे अधिक अंक जो लाता है उसे प्रबोध में 1600 रुपये, प्रवीण में 1800 रुपये, प्राज्ञ में 2400 रुपये और 60 से 69 अंक जो लाता है 800 रुपये, 1200 रुपये, 1600 रुपये, 55 से 59 अंक जो लाता है उसे 400 रुपये, 600 रुपये, 800 रुपये प्राज्ञ में मिलते हैं। इसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, राजभाषा विभाग का राभाकाश से क्या मतलब है? तो दोस्तों व्हाट इज़ द एक्सपेंशन फॉर OLIC यूज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज? तो इसका जो है राजभाषा कार्यान्वयन समिति से संबंधित है। इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र सरकारी कर्मचारियों के लिए कितने पाठ्यक्रम निर्धारित हैं? तो केंद्र सरकारी कर्मचारियों के लिए 3 पाठ्यक्रम निर्धारित हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे,
केंद्र सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रारंभिक पाठ्यक्रम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रबोध। इसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ये क्वेश्चन दोस्तों ये बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन, संबंधित मंत्रालय विभाग में हिंदी के प्रचार में प्रगति की समीक्षा किस समिति द्वारा की जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर होता है हिंदी सलाहकार समिति। इसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर होता है जनवरी 1976। इसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राजभाषा की संसदीय समिति के कितने सदस्य हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होता है 30। इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों आपने ऊपर देखा राजभाषा की संसदीय समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा के 20 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 20। इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फिलहाल राजभाषा की संसदीय समिति की कितनी उप समितियाँ हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3 उप समितियाँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है, इसके आगे नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी फ़ायदेमंद हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये चैनल बहुत ही कारगर है। तो इस चैनल से जुड़ने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।